विस्तार से तो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के समाप्ति होने की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता भी इस मौके पर सौंपी है। दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है, और इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 बैठक में शामिल होने दिल्ली आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सनातन प्रेम सामने आया। बैठक के दूसरे दिन ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन भी किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर ले गए, जहां पर पूजा अर्चना कराई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट तक मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने बताया है कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया, ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक ने आरती की और वहां मौजूद संतों से मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक ने सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की।
यात्रा को लेकर यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए थे। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंग्लैंड में आयोजित मोरारी बापू की कथा में पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामायण जी की आरती की थी। कथा को संबोधित करने की शुरुआत ब्रिटिश पीएम ने जय श्री राम के जयकारे के साथ की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म उनके जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ करने का साहस देता है। इससे ऋषि सुनक का सनातन प्रेम का पता भी चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है और 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से इसका आगाज होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। रायपुर में रथ तैयार है, अब यात्रा का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए वाहनों का काफिला तैयार हो चुका है। 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाएं। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 एलईडी होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 एलईडी जो वाहन है वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, जिसमें 12 एलईडी वाहन होंगे। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। वहीं भूपेश सरकार की नाकामी को भी गिनाया जाएगा। 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 2 चरणों में होगी। दूसरा चरण 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगा, जहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिनों में 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 3 संभागों के 21 जिलों तक पहुंचेगी। वहीं दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी, जो 12 दिनों में 2 संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर 1261 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और ये 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिमा के अनावरण के साथ ही कई कार्यक्रम होने वाले हैं। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण भी लगभग पूरा हो ही चुका है।
ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के पास भी 2 विशाल अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिनमें 15 और 16 सितंबर को देश के विख्यात साधु संत वैदिक रीति से हवन पूजन और 17 सितंबर को 340 साधु संत 51 कुंडीय हवन करेंगे। 18 सितंबर को आदि गुरु की प्रतिमा अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। स्टेज के बीचों बीच बनी सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे। इसके बाद लिफ्ट से चरणों तक जाएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसके लिए 4 लेयर में स्टेज बन रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मूर्ति के दोनों ओर 250 संत और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को ओंकार पर्वत के पीछे कावेरी नदी के तट पर स्थित ग्राम सिद्धवरकूट में संत समागम होगा और ओंकारेश्वर में 20 सितंबर को अनावरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ऐसे तो भीड़भाड़ हमेशा बनी रहती है, परंतु ओंकारेश्वर का जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनने के बाद यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ प्रतिमा को देखने आएंगे, जिसके कारण यहाँ लोकल का भी कहीं ना कहीं व्यापार और अध्यात्म भी यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाएगा। तो अपने आचार्य शंकर की प्रतिमा का स्थापन का काम जो चल रहा है मानदाता पर्वत पे, वो लगभग अपने अंतिम चरण में मूर्ति स्थापना हो चुकी है और इसी महीने लगभग 18 तारीख के आसपास इसका अनावरण होना। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात है, उसके अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो भी हमारी तैयारियां वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 2-3 दिन के धार्मिक अनुष्ठान होंगे और अपने देश के कोने कोने से तमाम साधु संतों के आने की संभावना है और लगभग 18 तारीख के आसपास इस परियोजना में जो आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। ओंकार पर्वत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर 1000 लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आसमान से यहाँ का जायजा भी ले चुके हैं। आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई वीआईपी आएंगे। उनको लेकर हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे क्या कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके मद्देनजर 30 लोगों की टीम 24 घंटे दिन रात प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने योजना की 4थी किश्त जारी कर दी। इसके अलावा 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी उनके द्वारा किया गया। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। सबसे पहले वे अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और इसके बाद फूलबाग तक रोड शो किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएम ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 1269 करोड़ की राशि डाली। सीएम ने लाडली बहनों को कहा कि योजना उनके सम्मान के लिए है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहनों की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा, 15 महीने की सरकार में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा के लिए लॉक कर चंबल में फेंक दिया। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा,
वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। सीएम ने लाडली बहनों के साथ ग्वालियर को भी सौगात दी। उन्होंने 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्कूल भवन को देखकर कोई ये बता भी नहीं सकता कि ये स्कूल ही होगा। ऐसे ही हालात दतिया के एक गांव के भी हैं जहां ये समझना ही मुश्किल है कि ये स्कूल है या तबेला। गंदगी, गोबर, टूटी छत और जानवरों का बसेरा, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता है। बारिश हुई नहीं कि हर कक्षा पानी पानी हो जाती है। कहीं गंदगी है, कहीं मलबा तो कहीं गोबर। और तो और बच्चों और स्कूली स्टाफ को जहां बैठना चाहिए वहां आराम फरमाते हैं जानवर। ऐसे में अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यहाँ बच्चे कितने ही आते होंगे, क्या पढ़ते होंगे और पढ़ने वाले भी क्या पढ़ाते होंगे। बस होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति। कुछ ऐसे एक ही कमरे में कई कक्षाओं के छात्र बैठा दिए जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। हालात पर हेडमास्टर साहब के बोल भी जरा सुन लीजिए। मैं अभी गया था सर, वहाँ काफी गर्मी, पूरे गेट बंद पड़ा हुआ है। बच्चे भी गए, घास खड़ी थी सर। नहीं सर, ये अभी घास खड़ा है, हमने खुद रिकॉर्ड किया है सर। उसको जो इसमें से निकलते हॉल में से उसको जो बीम चिड़ हो गया, उसका बीम टूट गया है, इसलिए अधिकारियों का इसका कागज डाल के रखो। इसमें कोई घटना घट जाती तो उसके लिए हेडमास्टर जिम्मेदार होगा। तो हमने ताला लगा दिया। तो आपने अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मुझे बात बताइए। अब हालात और हेडमास्टर साहब के जवाब के बाद बारी थी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का पक्ष जानने की। तो हम पहुंचे दतिया डीपीसी के पास, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की बदहाल स्थिति से ज्यादा हेडमास्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर था। तभी तो कहा कि 2 से 4 दिन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्कूल के हालात सुधारने को लेकर मजाल है कि कोई बात कही। वही एसएमसी के माध्यम से पत्राचार किया गया और लिखा गया कि एसएमसी इस कार्य कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और ये विड्रॉ हो गया। अब फिर पीआरसीसी के माध्यम से जब इनकी बार बार जांच कराई गई तो इनका रिकॉर्ड भी नहीं था, साफ सफाई की भी स्थिति खराब मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीआरसीसी से परसों कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है, जिससे वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि स्कूल के हालात काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं, लेकिन विभाग अब तक सोता रहा। वहीं जब मीडिया में मामले को लेकर सवाल शुरू किए तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाने लगी, लेकिन स्कूल के हालात पर अब भी एक लंबी खामोशी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। व्यासपीठ से सियासी अपील। सिवनी में स्वामी राम भद्राचार्य यही कुछ करते हुए नजर आए हैं। सियासी अपील व्यासपीठ से कर दी। सिवनी में स्वामी राम भद्राचार्य जो हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य मंच से अपील करते नजर आए। प्रदेश में मंत्रमुग्ध होकर खिला दो कमल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, वो भी व्यासपीठ से कह रहे हैं। संत हैं लेकिन बात राजनीति की व्यासपीठ से करते नजर आए। दिनेश राय को मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये भी वो तय कर रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा, ये वो अपनी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। विधायक दिनेश राय मुनमुन दरअसल स्वामी राम भद्राचार्य की कथा करा रहे हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये राम कथा चल रही है। इस दौरान सियासी अपील करते हुए राम भद्राचार्य नजर आए। सुनिए जरा। होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है। मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना है। इस बार तो आप। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 130 पर
लहपटरा के पास ये दुर्घटना पेश आई है। दोनों युवक बेल खरिया गांव के रहने वाले बताए गए हैं और लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है, उसे रेफर कर दिया गया। नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है घायल को। दोनों युवक जो हैं वे बेल खरिया गांव के निवासी बताए गए हैं। बेल खरिखा गांव के रहने वाले दोनों युवक हैं और ये बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना पेश आई, कंटेनर से टक्कर लग गई और इसके बाद बाइक सवार जो हैं दोनों युवक गिर गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है और इसीलिए उसे रेफर कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। नेशनल हाईवे 130 पर ये लहपटरा जो है यहाँ पर यह हादसा पेश आया है। लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।